तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुमार सिकेन और आप देख रहे हैं एकलव्य स्टडी पॉइंट। तो इस वाली वीडियो हम देखने वाले हैं सरकार कार्य और विषय क्षेत्र, जो कि आपका चैप्टर नंबर है 5। उसका पार्ट नंबर ये है सेकंड, क्लास 12 के बच्चों के लिए इकोनॉमिक सब्जेक्ट से। तो दोस्तों, इस वाली वीडियो में आपका जो चैप्टर नंबर 5 है वो पूरा का पूरा जो है कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि प्रीवियस वीडियो मैंने आपको बताया था कि इसमें आपके प्रैक्टिकल के क्वेश्चन और आपकी बची हुई थ्योरी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम यहाँ से। सबसे पहले हमारे सामने है दोस्तों सरकारी बजट के उद्देश्य। सरकारी बजट मैंने आपको बताया था क्या होता है। सरकार एक बजट बनाती है, ठीक है, उसका अनुमान लगाती है कि उन्हें कितने पैसे प्राप्त होने वाले हैं और कितने पैसे वो खर्च करने वाले हैं। ठीक है, तो उसी के उद्देश्य समझते हैं हम कि वो बजट जो है वो क्यों बनाती है, उनका जो है क्या उद्देश्य होता है। ठीक है दोस्तों, यहां पर देखिए पहला जो उद्देश्य है दोस्तों वो है रोजगार के अवसर। इससे क्या करती है, जो सरकार जो है गरीब लोगों के लिए, ग्रामीण लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करती है। ठीक है, वो कैसे देखते हैं। बजटीय नीति रोजगार के अवसरों पर ध्यान देती है। वो ये देखती है कि रोजगार के कहां से कौन कौन से अवसर पैदा करने चाहिए, कहां पर निवेश करना चाहिए, जिससे क्या होगा कि लोगों को रोजगार मिल पाएगा। ठीक है, सरकारी उद्यम में निवेश करती है। सरकार क्या करती है, सरकारी फैक्ट्रियां होती है और भी बहुत सारे प्लान होते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या करती है, वो निवेश करती है पैसा अपना, जिससे क्या होगा कि चीजें बनेंगी, चीजों का मैन्युफैक्चर होगा। अब मैन्युफैक्चर होने से क्या होगा, उसमें लेबर की जरूरत होगी या कुछ ऐसी चीजें होंगी जिसमें वो सरकार निवेश करती है, जिससे रोजगार के जो नए नए अवसर है वो पैदा हो जाएंगे। ठीक है, समाज के निर्धन वर्गों के लिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मनरेगा आपके सामने है। मनरेगा के बारे में आपने सुना होगा दोस्तों। तो ये क्या होता है, ये होता है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, तो आपने सुना होगा इसके बारे में। तो ये कार्यक्रम है, ऐसे जो कार्यक्रम है वो चलाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ जाते हैं हम और यहां पर देखते हैं आय तथा संपत्ति का पुनः वितरण। ये क्या होता है दोस्तों, आय का और संपत्ति का जो वितरण है। आपको पता है कि जो इंडिया में ये जो वितरण का जो सिस्टम है, ठीक है, उसके बारे में कि धनी और निर्धन के बीच में बहुत ज्यादा जो है वो फासला होता है। जो इंडिया में क्या होता है, जो गरीब होते हैं वो बहुत ज्यादा गरीब होते हैं और जो अमीर होते हैं वो बहुत ज्यादा अमीर होते हैं। तो आप कह सकते हो आर्थिक विभाजन जो है इंडिया में वो बहुत ही ज्यादा है। यहां पर समझिए, भारत जैसे देशों में आय और संपत्ति का जो वितरण है दोस्तों वो असमान है। यानी लोगों के पास आय और संपत्ति का जो वितरण है, यानी एक बंदा है, मान के चलिए ए है जो क्या है, अमीर है, और बी है वो क्या है, गरीब है। तो यहां पर देखिए अमीर जो है ये यहां पे है और गरीब जो है वो यहां पर है। यानी इनकी आय इतनी ज्यादा है और जो गरीब है उसकी आय इतनी है। तो यानी बहुत ज्यादा का डिफरेंस जो है वो है। यहां पर समझिए, आर्थिक विभाजन इसे ही कहते हैं। धनी तथा निर्धनों के बीच का जो अंतर है वो बहुत ज्यादा है, आर्थिक विभाजन बहुत ज्यादा है। यहां पर जब आप एक चीज समझोगे कि बजटीय नीति क्या करती है दोस्तों, ये जो आर्थिक विभाजन है जो मैंने अभी आपको समझाया कि धनी और निर्धनों के बीच का अंतर बहुत ज्यादा है, तो ये आर्थिक विभाजन की समस्या को क्या करती है, हल करने में सहायक करती है। यानी इस समस्या का वो सॉल्यूशन निकालती है। यहां पर समझिए, धनी वर्ग पर कर लगाती है। जो धनी वर्ग होते हैं, जिनकी जो आय होती है वो बहुत ज्यादा होती है, तो उन पर सरकार टैक्स लगा देती है। और जो निर्धन वर्ग है उनको आर्थिक सहायता, यानी आपने सब्सिडी का नाम सुना होगा, ठीक है, जो कि आपके नॉर्मल गैस सिलेंडर में आपको मिलता है। ठीक है, तो ऐसी कुछ आर्थिक सहायता जो है वो प्रदान करती है। यानी आप एक तरह से कह सकते हो कि अमीरों से पैसा लेकर और गरीबों में उसको आर्थिक सहायता के रूप में देती है, और जो अमीर है उनसे टैक्स के रूप में पैसा लेती है। ठीक है, सरकार समाज के निर्धन वर्गों के पक्ष में आय का जो है इस तरह से पुनः वितरण जो है वो करती है। जब आप यहाँ पर एक चीज समझोगे
कि सरकार निर्धन रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को, यानी सरकार क्या है, जो निर्धन रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं, यानी अत्यधिक गरीब लोग, उनको क्या करती है, न्यूनतम कीमत पर यानी कम कीमत पर खाद्यान्न की पूर्ति करती है, यानी कि खाने पीने की वस्तुएं और भी बहुत सारी चीजें जो है उन्हें प्रदान कराती है कम कीमत पर। ठीक है, तो ये होता है सेकंड पॉइंट, अपना सेकंड उद्देश्य। आगे बढ़ते हैं और यहां पर देखते हैं दोस्तों जीडीपी समृद्धि, ये इनका मेन काम है। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हो कि जीडीपी समृद्धि सरकार की बजटीय नीति का केंद्रीय उद्देश्य है। ये इनका कैसा उद्देश्य है, केंद्रीय, इंपॉर्टेंट। दो तरह से ये प्राप्त किया जाता है, जीडीपी में समृद्धि कराई जाती है। पहला कि वो आर्थिक संरचना पर सार्वजनिक निवेश के द्वारा, आधारिक संरचना आधारिक संरचना जो होती है, अपनी बेसिक नीड्स की जो संरचना होती है उस पर सरकार क्या करती है, निवेश करती है। ठीक है, और निवेश करती है, इससे क्या होता है कि वो चीजें ग्रो करती है। अब आधारिक संरचना इंपॉर्टेंट होती है, एक बंदे के विकास के लिए आधारिक संरचना होनी चाहिए। तो सरकार जब उस चीज पर निवेश करती है तो इससे क्या होता है, जीडीपी में समृद्धि होती है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए, एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक गांव है, उस गांव में लाइटें कभी होती ही नहीं है, ठीक है, या स्कूल कभी है ही नहीं, तो वहां के बच्चे कैसे पढ़ेंगे और कैसे विकास करेंगे, ठीक है, और कैसे जीडीपी में समृद्धि होगी। तो वहां पर वो सड़कें बनाएंगे और लाइटों का प्रबंध करेंगे, जिससे वहां की आधारिक संरचना स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है, तो उन सब चीजों में सरकार निवेश करती है। ये क्या है, यह आर्थिक सहायता द्वारा निजी निवेश को प्रोत्साहित करती है। आर्थिक सहायता यानी पैसों से संबंधित सहायता देती है, और जो बंदा निजी निवेश यानी कि जो बंदा कुछ करना चाहता है, सरकार उसमें उसको इन्वेस्ट करती है। ठीक है, किसी प्रकार का वो लगाना चाहता है फैक्ट्री या कुछ भी, तो सरकार उसको आर्थिक सहायता प्रदान करती है, जिससे उसे सपोर्ट मिले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों यहां पर, और यहां पर देखते हैं आपके सामने है दो छोटे छोटे क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है। वो क्या है, देखिए, संतुलित बजट के बारे में आपको पता होना चाहिए कि बजट कब संतुलित हो जाता है। सिंपल है, संतुलित बजट वह बजट है जिसमें सरकार की जो व्यय है यानी सरकार के खर्च तथा सरकार के जो प्राप्तियां हैं यानी सरकार को जो पैसे आने वाले हैं, वो क्या हो जाती है, वो बराबर हो जाती है। ठीक है, तो वो जगह क्या होती है, वो होती है संतुलित बजट। आगे यहां पर देखते हैं योजना व्यय की परिभाषा बताइए। योजना व्यय सिंपल है, योजना यानी कुछ प्लानिंग हो रही है और उस प्लानिंग में व्यय करने हैं यानी पैसे खर्च करने हैं। ठीक है, यहां देखिए, योजना व्यय वह व्यय होता है, यानी योजना व्यय पे वो खर्चा होता है जो वर्तमान योजना में किसी कार्यक्रम पर चालू वर्ष में किया जाता है। ठीक है, जैसे मान के चलिए कि एक योजना है, जैसे योजना ये है कि पुल बनाना है किसी एक जगह पर, तो वो योजना हो गई, और वहां पर सरकार क्या करेगी, खर्च करेगी, वहां पर व्यय करेगी। ठीक है, वो भी कार्यक्रम पर चालू वर्ष में, तो इसे क्या कहेंगे हम, योजना व्यय। ठीक है, यानी योजना पे व्यय कर दिया उन्होंने। अब क्या है दोस्तों, अब आपके सामने है दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वैसे इसमें जो प्रैक्टिकल के दोस्तों क्वेश्चन है वो बहुत ही ज्यादा इजी है, प्लस माइनस करने जैसे। ठीक है, और कुछ हार्ड क्वेश्चन भी होते हैं इससे रिलेटेड, वो क्वेश्चन पेपर में से आपको देना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन पेपर उसके लिए मुझे देखना पड़ेगा, तो वो सारी चीजें जो है वो बाद में, वो आपकी एपिसोड वाली वीडियो में करा दूंगा। ठीक है, जो इससे थोड़े हार्ड क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन पेपर उठाना पड़ेगा पहले उसके लिए। ठीक है, और तो अभी जो आपकी बुक में है उस सिंपल से क्वेश्चन वो ले लिए हैं दो, और इसको पहले हम एक बार समझ लेते हैं कि इसमें क्या है। ठीक है, यहां पर आपको थोड़ा ध्यान देना है, इजी है वैसे। यहां पर देखिए, ये क्या कह रहा है, एक सरकारी बजट का प्राथमिक घाटा, एक सरकारी बजट है उसका प्राथमिक घाटा कितना है, 6,900 करोड़, तथा ब्याज का भुगतान कितना है, ब्याज का भुगतान है 400 करोड़ का। ठीक है, राजस्व है। अब हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है राजकोषीय घाटा कितना होगा। ठीक है, सिंपल है। तो इसके लिए आपको एक बात पता होनी चाहिए, और फिर आपको ये पता चल जाएगा कि इसमें क्या किया जाता है। दोस्तों आपको पता होगा कि जो प्राथमिक घाटा होता है, प्राथमिक घाटा और ब्याज का भुगतान, इन दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो राजकोषीय घाटा निकल जाता है। और इस क्वेश्चन में भी सेम टू सेम ऐसा ही है, इसमें हमें प्राथमिक घाटा भी दे रखा है
और ब्याज का भुगतान भी दे रखा है। ठीक है, तो हम इसे जोड़ देंगे तो राजकोषीय घाटा हो जाएगा। तो आपको ये छोटी छोटी बातें याद रखनी होती है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहां मैं लिखता हूं राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा और क्या होता है, इक्वल टू प्राथमिक प्राथमिक घाटा प्लस में होता है आपके क्या, ब्याज का भुगतान। ब्याज का भुगतान। ठीक है, तो दोस्तों ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है राजकोषीय घाटा के। राजकोषीय घाटा के बराबर होता है प्राथमिक घाटा और ब्याज का भुगतान। ठीक है, तो सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पर राजकोषीय घाटा निकालना है हमें, तो ये नहीं लेंगे, यहाँ पर ऐसे ले लेंगे, इनकी जो संख्या है वो पुट कर देते हैं। ठीक है, 6,900 करोड़। ठीक है, में हम यहाँ पर प्लस कर देंगे 400 करोड़। ठीक है, तो अपना आंसर कितना हो जाएगा, 7,300 करोड़। ठीक है, बस आगे आंसर। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका यहाँ पर जो आंसर है वो क्या आ जाता है, 7,300 करोड़। ठीक है, तो ऐसी सिंपल सिंपल जो है क्वेश्चन आते हैं, और हमें बस ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर प्लस करना है माइनस करना है, किसे जोड़ घटा के क्या आता है। ठीक है, तो इसका जो एक तरीका होता है याद करने का, वो तरीका भी हम देखते हैं एपिसोड वाली वीडियो में, कराने की कोशिश करूंगा। या तो आगे अगर ऐसे कुछ क्वेश्चंस हमें मिलते हैं प्रैक्टिकल के, तो उसमें भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं यहाँ से, और यहाँ पर हम देख लेते हैं दोस्तों, एक और क्वेश्चन है आपका, जो कि है निम्नलिखित आंकड़ों से प्राथमिक घाटा ज्ञात कीजिए। कुछ आंकड़े दिए हुए होते हैं, उससे हमें क्या करना होता है, प्राथमिक घाटा ज्ञात करना होता है। जैसे एक आंकड़ा है कि राजस्व घाटा हमें 900 करोड़ का दे दिया है, यहाँ पर सॉरी 9,000 करोड़ का। यहाँ पर देखते हैं राजकोषीय घाटा जो है, राजस्व घाटा हमें कितने का दे रखा है, 9,000 करोड़ का। राजकोषीय घाटा हमें दे रखा है 12,700 करोड़ का, और यहां पर दे रखा है सरकार द्वारा ब्याज का भुगतान 2,000 करोड़ का। ठीक है, सॉरी यहां पर देखते हैं, अपना यहां पर सवाल करते हैं। ठीक है, अब यहां पर हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हमारा यहाँ पर आंकड़ा जो है वो दिया ही हुआ है। हमें एक और बात जो है यहाँ पर पता होनी चाहिए कि यहाँ पर हमें ज्ञात करना है प्राथमिक घाटा, और प्राथमिक घाटा के जो है बराबर क्या होता है, प्राथमिक घाटा यहाँ पर लिखते हैं, प्राथमिक घाटा इज इक्वल टू राजकोषीय घाटा माइनस सरकार द्वारा ब्याज का भुगतान। ब्याज का भुगतान। ठीक है, तो ये बात हमें पता होनी चाहिए कि प्राथमिक घाटा बराबर क्या होता है, अगर हम राजकोषीय घाटा में से माइनस कर दे सरकार द्वारा ब्याज का भुगतान, तो क्या होगा, हमारा जो है प्राथमिक घाटा निकल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर जब आप ये बात देखोगे, तो आपको यहाँ पर जो एक दिया हुआ है डिजिट आंकड़ा, या वो कंफ्यूज करने के लिए दिया है राजस्व घाटा, इसका हमें यहाँ पर कोई काम नहीं है। हमारा जो काम है वो किस किस का है, वो है राजकोषीय घाटा का और सरकार द्वारा ब्याज का भुगतान। ठीक है, इसका काम है, हम इसको फॉर्मूले में लगा देते हैं डायरेक्ट। राजकोषीय घाटा अपना कितना है, ये है 12,700 करोड़, में से माइनस कर देंगे 2,000 करोड़। ठीक है, तो अपना आंसर यहाँ पर कितना आ जाएगा वो देखते हैं। अपना आंसर जो है वो सिंपल आ जाएगा दोस्तों, 10,700 करोड़। ठीक है, सिंपल, ये आपका जो है आंसर है, ये हो जाता है। ठीक है, सिंपल, आपको सिर्फ ये वाली लाइन जो है ये पता होना चाहिए कि किसको मिलाकर क्या बनता है और किस में से क्या माइनस करना होता है। ठीक है, आप ये सारी चीजें जो है ये तो जरूर नोट कर लिया कीजिए। ठीक है, और आपकी जो बुक है, आप जिस भी बुक में से पढ़ते हैं, उसमें आपको अलग से दिया हुआ होगा कि प्राथमिक घाटा बराबर, ठीक है, राजकोषीय घाटा माइनस सरकार द्वारा ब्याज का भुगतान। तो उससे आपको ऐसे क्वेश्चन करने में जो है
मजे आ जाएंगे, सिंपल होते हैं सारे, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी जो है चैप्टर तो है वो कंप्लीट हो गया है। इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ पर देखनी है, वो क्या है, देखिए हमारी जो ऐप है एकलव्य ऑफिशियल, जो कि हमने अभी नई नई बनाई है, ठीक है। हमारी पुरानी वाली जो ऐप है, बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि सर उस पर अपडेट नहीं आते। बच्चों वो वाली जो ऐप है उसमें कुछ प्रॉब्लम हम फेस कर रहे थे, इसी के कारण उसे हमने बंद कर दिया है। ये आपकी नई ऐप है एकलव्य ऑफिशियल, ठीक है। तो सारे जो अपडेट है ना वो इसी में आएगी। आप इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। और उसके बाद जब आप इसे डाउनलोड कर लोगे तो सिंपल सा प्रोसेस होता है साइन अप करने का। आप उसमें एक अकाउंट बनाइए और साइन अप करिए, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, आपके इसमें रेगुलर जो है वो होंगे टेस्ट, जो आपके एमसीक्यू टेस्ट होते हैं ना वो आपके रेगुलर होंगे, यानी कि हर वीक, मतलब एक सप्ताह में आपके एक बार जो है टेस्ट हो जाया करेगा इको का। और जब एग्जाम और जो है पास आएगा तो आपके रोज होंगे उसमें टेस्ट, ठीक है, डेली। अब इसमें आपको करना क्या है कि आपको इसे डाउनलोड करना है, और भी बहुत सारी चीजें जैसे कि आपके पेड नोट्स, आपको पता है जो हम एग्जाम टाइम में बेचते हैं ई बुक हमारी, तो वो भी आपको इसी में मिलेगी, ऐप से ही आपको खरीदनी होगी। जो लाइव क्लास होता है, ठीक है, वो भी आपकी कोशिश करेंगे हम इसी में होगी। और जो पेड चीजें होती है, जैसे आपका पेड सेक्शन होता है कोई, या आपका वो होता है डाउट क्लास, ठीक है, उसमें आपके जो डाउट है उसे क्लियर किए जाएंगे। तो ये सारी जो सुविधा है जो आने वाली है वो सारी की सारी आपकी इसी ऐप में होगी, ठीक है। आप इस ऐप को डाउनलोड करें और नीचे आप कमेंट में आप इसका जो है वो बता सकते हैं कैसे चल रही है। और यहाँ पर ऐप में आपके पास राइट रिव्यू का ऑप्शन होता है, आप वहां पर अपना जो रिव्यू है वो हमें दे सकते हैं, ठीक है, आपके मोबाइल में कैसे चल रही है। तो यहाँ तो हो गई ऐप की बात। अब मैं आपको बता देता हूँ शेड्यूल कि टेस्ट जो है एमसीक्यू के कौन से कब होंगे, ठीक है। यहाँ पर इकोनॉमिक्स का जो टेस्ट है दोस्तों वो होगा आपको फ्राइडे को, हर एक फ्राइडे को आपको एमसीक्यू वाले सेशन में जाना है। वहां पर जब आप उसके सेक्शन एक अलग सा बना हुआ रहता है उसमें जाओगे तो कुछ टेस्ट मैंने डाल रखे हैं पहले से, और अपडेट हो जाएंगे रोज के रोज, ठीक है। तो आप उसमें जाकर देखना, इकोनॉमिक्स का टेस्ट आपको फ्राइडे को अपडेट हो जाएगा। बाकी जो हिस्ट्री का है वो ट्यूसडे को मिलेगा आपको, पॉलिटिकल साइंस का वो संडे को मिलेगा, और जियोग्राफी का जो टेस्ट है वो आपको सैटरडे को मिलेगा। यानी फ्राइडे, ट्यूसडे, संडे और सैटरडे आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से, ठीक है, अपने ऐप में आप अवेलेबल रहे, जिससे आपकी तैयारी जो है वो बहुत बढ़िया होगी। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर किसी प्रकार का आपका क्वेश्चन है या कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप मैन्युअली उसे कराना चाहते हो या आप पूछना चाहते हो, कुछ भी दिक्कत आ रही है ऐप में या वेबसाइट के नोट्स में कुछ भी, तो आप स्क्रीनशॉट मुझे यहाँ पर भेज सकते हो। कुमार सिकेन 12 मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है, आप मुझे यहाँ पर डीएम कर सकते हो, ठीक है। और तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो आपको पसंद आ गई हो तो आप यहाँ पर एक लाइक कर सकते हो, क्योंकि आपका जो चैप्टर है वो खत्म हो चुका है। एक चैप्टर और बच गया है आपका, वो बड़ी जल्दी हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट बुक जो है डेवलपमेंट की उसे चालू करेंगे। तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो अपने क्लासमेट के साथ ही सब्सक्राइब कर दे हमारे इस चैनल को। बगल में बेल नोटिफिकेशन आइकन आपको दिख रहा होगा, आप उसे प्रेस कर सकते हो जिससे नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाएगी। तो धन्यवाद दोस्तों।